नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जिले में दमोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुर्गा मंदिर के सामने एक परचून की दुकान पर अवैध शराब और जुए और सट्टा खिलाया जा रहा है। डबुआ थाना प्रबंधक श्री भगवान द्वारा दुकान को बंद करा दिया गया था, उसके बावजूद भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन का उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा और प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके की अवैध गतिविधियां चल रही हैं। शराब माफिया सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खोलते हैं और उसके बाद घर के अंदर से ही शराब और जुआ सट्टे का कारोबार चलाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत देने पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं आसपास के लोग काफी परेशान हैं। पहले भी अवैध शराब बेचने की वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिस पर पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना प्रबंधक को बंद कराने के दिशा निर्देश भी दिए थे। क्या ये मामला शराब पीकर गलियों में यूं ही लड़ते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे? पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा यहाँ अपने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते हैं कि अवैध तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। मुझे पता लगा कि डबुआ में एयरफोर्स रोड पर दुर्गा मंदिर के सामने इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जो उस पर मैंने आने के बाद संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद अब हमने निवारक कार्रवाई कर दी है और भविष्य में भी अगर हमें पता लगेगा तो उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के काम एरिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं कि अवैध तरीके से किए जाते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? जैसे ही हमें पता लगेगा हम उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपने गुप्त सूत्रों से भी पता करके ऐसे कामों को नहीं होने देंगे, बिल्कुल रोक लगाएंगे। अवैध शराब लगातार आपके एरिया में बेची जा रही है, तो कैसे आप पता लगाएंगे और उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? अवैध शराब पूर्व धारणा है, बेची जा रही है। लोगों के मन में अभी ये धारणा बनी हुई है कि बेची जा रही है, लेकिन हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई भी हम केस नहीं छोड़ेंगे जो शराब बेच रहा है। हम निरंतर लगातार इस संबंध में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और भविष्य में भी तलाश करते रहेंगे। किसी को भी इस तरह के काम को अंजाम नहीं देने देंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिसका हाल ही में एक और नज़ारा देखने को मिला। दिल्ली के मुंडका में हुई आगजनी में 27 लोगों के जलने से दर्दनाक मौत हो गई। तो अब ताज़ा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 37 इलाके से सामने आया है, जहां पर एक बैटरी बनाने वाली वर्कशॉप में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से दिल्ली के ही रहने वाले 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आखिर आग लगने की वजह क्या रही और क्या वर्कशॉप मालिक के पास कोई फायर सेफ्टी के उपकरण और लाइसेंस था या नहीं? पुलिस के मुताबिक यदि जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। चश्मदीदों के मुताबिक लगभग 30 से 35 मजदूर काम करते थे, जिनमें से 10-12 मजदूर दिल्ली के लालकुआ के रहने वाले थे और लगभग सभी अनमैरिड थे। आग लगने के बाद सभी ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 3 मजदूर बाथरूम में आग लगने से बचने के लिए छुप गए थे, जो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सेक्टर 37 थाना प्रभारी रामपाल के मुताबिक उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली। सूचना मिलते ही वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में शवों को रखवा दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह आखिरकार क्या रही। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आपके बराबर में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, क्या था आपने देखा हो? तो हमने देखा कि जब अपनी दुकान से बाहर निकले तो हमें आग लगती हुई नजर आई, जिसमें से सेल फूट रहे थे। उसमें क्या काम होता था? उसमें सेल वगैरह चार्ज होता था। तो उसमें क्या पता लगा कि कितने लोग हताहत हुए? कई लड़के काम करते थे, 30 से 35 लड़के काम करते थे, जिसमें से लाल कुआ के 10-12 लड़के थे जो काम करते थे, उनमें से सारे लड़के बिना शादीशुदा थे जो काम कर रहे थे।
अब 5-6 लड़के जो थे वो उसमें काम कर रहे थे अंदर, 3 लड़के जो उसमें फंस गए, बाथरूम में जाके दौड़ गए या छुप गए, मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर नहीं निकल पाए। ये जगह कौन सी है और इस कंपनी में काम क्या होता था? ये जगह है सेक्टर 37, ठीक है, और इसमें ये सेल वगैरह चार्ज होता है। सर ये एक आग की घटना हुई है, क्या था सर ये पूरा मामला क्या था, कहाँ पर हुई थी? ये गांव अनंतपुर डेयरी के पास एक फैक्ट्री थी फ्यूजी नाम से, उसमें सुबह आग लग गई थी। तो उसमें 3 लड़के एक्सपायर हो गए हैं 8-10 कोटी दम घुटने की वजह से। किस नाम से थी कंपनी? ये फ्यूजी उसके नाम से थी, फ्यूजी सेल के नाम से। क्या काम होता था सर उसमें? इसमें ये लिथियम वगैरह के सेल होते हैं, वो चार्ज होते थे। तो सर वहाँ पे जैसे कोई बता रहे हो आप 3 उसकी मौत हो गई, कोई फायर सेफ्टी वगैरह कुछ था वहाँ? फायर सेफ्टी अब देखते हैं, अभी पहले मुकदमा दर्ज करके इनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो उसमें कमी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जो आग में झुलसे हैं क्या क्या नाम है इनके, कहाँ के रहने वाले थे? ये तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। तो क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब की जा रही है इसमें? पुलिस की तरफ से अब इनके जो लड़का वहाँ इनके साथ था अंदर से जो बाहर भाग के आया, उसके बयान में पहले मुकदमा दर्ज करेंगे, उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन जो आएगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब फरीदाबाद के सेक्टर 22 की। फरीदाबाद के सेक्टर 22 इलाके में अचानक चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि राह चलते एक राहगीर ने कार चालक को कार में आग लगने की सूचना समय पर दे दी और समय रहते ही कार चालक ने कार को साइड लगाकर कार से उतर गया, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस हादसे में कार में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। कार में आग कैसे लगी उसके कारणों का पता नहीं चल सका है। कार चालक के मुताबिक वो सेक्टर 55 जा रहा था। जैसे ही उसकी कार सेक्टर 22 के नजदीक पहुंची, उसे एक राहगीर ने कार में आग लगने की बात बताई, जिसके बाद उसने तुरंत कार को साइड लगा दिया और कार में आग लग गई, जिसे बुझाने का उसने प्रयास किया, लेकिन अचानक कार धू कर जलने लगी। जिसके बाद बढ़ती आग को देखते हुए आसपास के लोगों ने भी उसकी कार में लगी आग पर रेत और पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। इसी के चलते उसकी कार पूरी तरह से जलने से बच गई, लेकिन कार का इंजन पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक उन्हें थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वो डायल 112 की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और मौजूदा लोगों के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसके चलते आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। इस घटना में कार चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। वो सेक्टर 25 कृष्णा कॉलोनी जाना था अपनी फैक्ट्री पे। जी जी। बस यहाँ पे अभी जैसे किसी पड़ोस में बगल में से निकलने वाली गाड़ी वाले ने बोला था आपकी गाड़ी में आग लग रही है, तो तुरंत साइड में खड़ी करिए। मैंने डीजल गाड़ी है? डीजल गाड़ी है, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड का कोई और है ही नहीं सिस्टम। मैनुअल थी ये गाड़ी भी? मैनुअल है, इवन दैट इसमें पानी की बोतल भी नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो फिर लोगों ने भी मैंने देखा खूब सहयोग किया है आप लोगों ने सहयोग किया, पूरा भरपूर सहयोग किया है। कुछ अगर ये ऑटो लॉक होती तो शायद हो सकता है या समय पर जो जानकारी शायद हो सकता है कुछ और हाथ होती। ठीक है सर, थैंक यू। एक आपने बताया कि फायर ब्रिगेड को फोन भी मिलाया था, तो फायर ब्रिगेड का फोन मिलाया था, वो नहीं लगा, उनका नंबर नहीं लगा था। पहले 101 नंबर पे कॉल किया था, वो भी नहीं लग रहा था। फायर ब्रिगेड कॉल किया, वो भी नहीं लगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेक्टर 12 स्थित 3 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही देन है कि आज पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश के युवा सबसे ज्यादा मेडल लेकर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार ने केवल अपने रिश्तेदारों और परिजनों को ही बढ़ाने का काम किया था, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक समान लेकर सबको चल रहे हैं। रावत सेक्टर 12 स्थित सांसद खेल प्रतियोगिता में कबड्डी मैच का शुभारंभ कराने के बाद बोल रहे थे। यहां पहुंचने पर डीसी जितेंद्र यादव और एसडीएम त्रिलोक चंद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं दी है, इसलिए प्रदेश के खिलाड़ी आज देश और विदेश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे खेलों के आयोजन से न केवल भाईचारा बढ़ता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा भी अपना जौहर दिखाती है। सांसद खेल प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा शुरू कराई गई है और आज यहाँ पर एक कबड्डी का आयोजन, जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि आने का मौका मिला और बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे यहाँ के युवाओं ने, लगभग 6 टीमें खेल चुकी हैं और बाकी की लगभग 20 टीमें हैं। 20 टीमें पुरुषों की हैं और जिसमें 4 टीमें हमारी बेटियों की हैं। तो इस प्रकार से 24 टीमों ने भाग लिया है और 6-7 टीमों ने अपना खेल का प्रदर्शन किया है। तो आज हम भी हरियाणा सरकार के द्वारा ड्यूटी लगाने पर और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, खेल मंत्री जी का
मोदी जी की पूरी सरकार का, सभी सांसदगणों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी पहले पूरे भारत में देखने को नहीं मिला। आज केवल देश की जो हमारी सरकार है माननीय मोदी जी की, प्रदेश की माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है, इन्हीं का परिणाम है कि खेलों के प्रति इतनी रुचि लेते हैं और आज बहुत सारे मेडल पूरे देश में ज़्यादा मेडल भी आते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग दिल्ली जोन द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचे विधायक राजेश नागर ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसान देश के अन्नदाता हैं, उनके हितों का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। किसानों के द्वारा आगरा कनाल नहर के पानी के प्रदूषित होने की समस्या को बताया गया, जिस पर विधायक राजेश नागर ने कहा कि मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि जो भी आगरा कनाल या फिर आगरा गुड़गांव कनाल के पानी को प्रदूषित करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं विधायक राजेश नागर ने मुफ्त में बिजली पानी आदि की सुविधा देने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुफ्तखोरी के चक्कर में श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है। अगर सभी सुविधाएं मुफ्त में मिल जाएंगी तो देश कैसे उन्नत होगा। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग दिल्ली जोन द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर किसान सम्मेलन का आगाज करने पहुंचे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव से विधायक राजेश नागर पहुंचे। उसके लिए हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भी एक हमारी मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। हमारे कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा भी उसमें थे और कई विधायक कांग्रेस के भी थे। मूलचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई। उसमें कई एसीएस हमारे देवेंद्र जी और कई बड़े अधिकारी भी उसमें बैठे थे, AK सिंह भी। तो उसमें हमने यही सवाल उठाया कि जहाँ तक हरियाणा का भाग है, जहाँ यमुना बहती है, तो वो साफ है, पर जब जैसे दिल्ली में आती है तो यहाँ पे कई नाले, कई सीवर की कनेक्शन और कई केमिकल फैक्ट्रियों के और कई और नाले उसमें आकर गिर जाते हैं, तो यहाँ पर आकर वो दूषित हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक टीम बुलाई। उसके लिए एक हम यहाँ जो गोची ट्रेन है उस पर एक प्रयोग करने जा रहे हैं। एक एजेंसी को हायर किया है, वो प्रयोग सफल हो जाता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर जगह जगह राजीव गांधी को याद कर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस की कलह छुप ना सकी और सबके सामने कांग्रेस के नेताओं का मनमुटाव सबके सामने आ गया। कांग्रेस के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में आपस में पदाधिकारी भिड़ गए और कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने प्रदेश प्रवक्ता को श्रद्धांजलि सभा से भगा दिया। सरेआम आपस में इनकी तू मैं का वीडियो भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के सामने ही ये सभी पदाधिकारी आपस में भीड़ पड़े। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केंद्र तक मैराथन में सैकड़ों शहरवासी एक साथ दौड़े। देश के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 20 से 22 मई तक आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महोत्सव को लेकर जिले के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल से शुरू होकर आगरा चौक, मीनार गेट, कमेटी चौक होते हुए सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केंद्र में जाकर संपन्न हुई। मैराथन दौड़ के दौरान शहर के सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवियों ने मैराथन के प्रतिभागियों को जल व फल भी वितरित किए और बच्चों में रामेश्वर बंचारी ने प्रथम, सतबीर बंचारी ने दूसरा और सोनू पिंगौर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार लड़कियों में खुशी नागर ने पहला, खुशी कटारिया ने दूसरा और नीतू नागर ने तीसरा स्थान हासिल किया। विधायक प्रवीण डागर ने विजेता प्रतिभागियों को टी-शर्ट देकर सम्मानित किया। विधायकगण व प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे मैराथन में साथ चलकर खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का संदेश भी दिया। कि हमारे जो क्षेत्र के इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो ऐसे युवा प्लेयर है, युवा खिलाड़ी हैं जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जिनको कोई ऐसी कोई स्टेज नहीं मिलती जहां पर वो अपनी कला का, अपने खेल का कहीं प्रदर्शन कर सके। तो ऐसी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण अंचल की है वो बाहर निकल करके आए
ऐसा जो हमारी जो सांसद जी जो ये खेल महोत्सव जो ये चल रहा है, तो ये जो महोत्सव चल रहा है इससे हमारे ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाएं निकल करके आएंगी। निश्चित तौर पर बहुत उत्साह इससे पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों में, हमारे युवाओं में हुआ है। मेरा स्वयं भी इन कार्यक्रमों में है। उसी कड़ी में आज पलवल के अंदर भी एक मैराथन दौड़ पलवल के हमारे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई थी, तो और वो जाकर के सेक्टर 2 में समाप्त हुई थी। तो ये सारे कार्यक्रम वैसे तो सेक्टर 12 के फरीदाबाद के स्टेडियम में और विभिन्न जो स्कूल हैं उनमें विभिन्न कार्यक्रम ऐसे हमारे खेल के खिलाड़ियों के चले। पलवल के ही जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा पलवल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही लगातार जारी है। हाल ही में विभाग द्वारा NH-19 स्थित गांव गदपुरी में बने टोल के समीप काटी गई अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नायब तहसीलदार दिनेश कुमार, जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गदपुरी में बने टोल के समीप अवैध कॉलोनियां काटने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा कॉलोनियों के लिए बनाए गए कच्चे रोड को धराशायी किया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। जिले में किसी भी अवैध कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये कॉलोनी फरीदाबाद के किसी डीलर की तरफ से काटी जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इन अवैध कॉलोनी में प्लॉट की खरीद के लिए प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में ना आए और किसी भी तरह की खरीद फरोख्त ना करें। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों से भी आह्वान किया है कि वो कोई अवैध निर्माण ना करें, क्योंकि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती रहेगी और अवैध कॉलोनी काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ड्रोन की मदद से पलवल जिले में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और सर्वे कर सरकार को ये भेजा जा रहा है। इन सभी पर विभाग द्वारा समय समय पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमें शिकायत प्राप्त हुई या सूचना मिली तो हमने नोटिस की कार्रवाई करने के उपरांत आज तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा शहर में कई जगह ऐसी गतिविधि हो रही है। हाँ जी, और क्या शहर में अभी हमने एक ड्रोन सर्वे कराया है सरकार ने, जिसमें कि हमने सारी रिपोर्ट सरकार को दी है कि जिले के अंदर कहाँ और कितनी कॉलोनियाँ कट रही हैं। वो सरकार को हमने चंडीगढ़ अपने डायरेक्टरेट में जमा करवा दी है। देखा जाता है रिपेयर करके दोबारा से कानून काटना शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, देखिए हम तो जो एक्ट में जो प्रावधान है हमारा, हम नोटिस देते हैं, FIR भी कराते हैं और फिर तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ में अगर कोई पुनः दोबारा निर्माण होता है तो वहाँ पे हम दोबारा भी तोड़फोड़ करते हैं। कौन से इलाके में करी आज अभी तो हमने शुरुआत यहीं से करी है, टोल के पास। हाँ जी, टोल के पास, क्योंकि एक नई अवैध कॉलोनी यहाँ पे आ रही थी, तो इसलिए अभी हमने शुरुआत यहाँ से। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। 40 साल बाद देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड हरियाणा के खरखौदा में अपने 2 बड़े प्लांट लगाने जा रही है, जिसको लेकर मारुति और HSIIDC के बीच तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का करार भी किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा ये MOU सिग्नेचर किए गए। इस मामले में CM मनोहर लाल की माने तो आज का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि मारुति उद्योग जैसा औद्योगिक घराना हरियाणा के खरखौदा में 1008 एकड़ में कार बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है। वहीं इस मामले में CM मनोहर लाल की माने तो हरियाणा के KMPA के आसपास के इलाके औद्योगिक दृष्टि से मुफीद जगह बनती जा रही है। खरखौदा से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ रोड की कनेक्टिविटी में बेहतरीन है और लिहाजा जब मारुति के सामने IMT खरखौदा का प्रस्ताव रखा गया तो इस पर जापानी इकाई ने अपनी सहमति जताकर अगले 6 से 8 साल में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की माने तो कंपनी ने 75% आरक्षण को लेकर भी सहमति जताई है। वहीं इस मौके पर मारुति उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन RC भार्गव की माने तो गुरुग्राम के औद्योगिक विहार प्लांट के पास काफ़ी रेजिडेंशियल सेक्टर बसते जा रहे हैं। ऐसे में हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी औद्योगिक इकाई से किसी को नुकसान ना पहुंचे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
श्री कोनिची आयुकावा जी, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हिसाशी ताकाउची जी, MD CEO मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, शिदोतोगी तोरी जी, जॉइंट डायरेक्टर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, याशुहिदे कामो जी, डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड, DS देसी जी, CPS CM, उमा शंकर जी, विजेंद्र कुमार जी, विकास गुप्ता जी, अमनीत जी, हमारे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी, सुधीर सिंगला जी, हमारे विधायक जिनके क्षेत्र में मारुति का दूसरा प्लांट लगा था, यहाँ पर मौजूद तमाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, उनकी एंसेलरीज से जुड़े तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट साथी, प्रेस के साथी, हरियाणा का और मारुति का जो एक रिश्ता रहा है, जैसे अभी भार्गव जी ने कहा, इट्स वेरी लॉन्ग। फर्स्ट प्रोडक्शन वाज स्टार्ट। दो कंपनीज हैं इनके, मोटरसाइकिल के एक कार की है, तो मारुति कार को 800 एकड़ और मारुति मोटरसाइकिल को 100 एकड़, ऐसे 900 एकड़ ज़मीन HSIDC के माध्यम से दी गई है और जिसके ऊपर अब आज से ही अपना काम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। उस ज़मीन का एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये पहले से हो चुका है। छोटी बड़ी और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो साथ साथ होती रहेंगी, लेकिन जब ये चाहें तभी वहाँ भूमि पूजन, शिलान्यास, जो काम करना है अपना कर सकते हैं आज के बाद। और मैं सबसे पहले मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को और इनकी मोटरसाइकिल कंपनी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ अपने इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। जहाँ तक हरियाणा की बात में अगर मैं कहूँ तो हरियाणा 1966 में बना और आज कितने साल हो गए? 54 साल आज हरियाणा को बने 56 साल के हो गए हैं। तो 56 साल में हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा जिस समय बना था उस समय तो कृषि के अलावा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कही जा सकती थी, कृषि प्रधान प्रदेश ही माना जाता रहा है। लेकिन अब उसके बराबर में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रदेश में इस प्रकार से हुआ है कि हम काफ़ी प्रदेशों को, बड़े बड़े प्रदेशों को उसमें कम्पीट कर रहे हैं। जहाँ तक GST का विषय है वो भी हमारा इस समय जो है बाकी जो बड़े प्रदेश हैं उनके बराबर, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनके बराबर हम गति में पहुँचे हैं। अर्थात हमारी इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ रही है, निवेशक यहाँ बहुत आ रहे हैं, फ्रेंडली डेस्टिनेशन इस नाते से हरियाणा प्रदेश बना है। हमारा HSIDC इसमें जो कॉरपोरेशन है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जगह जगह अपने जो IMT सेक्टर जो हैं वो भी बनाए गए हैं और लोगों को प्रोत्साहन, इंडस्ट्री में और ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए जितने भी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं वो सब दे रहे हैं। अगर मैं इसी IMT खरखोदा की बात करूं तो इसके अंदर हमारा लगभग 3000 एकड़ जगह और वो जो उसके अंदर है जिसमें से 900 एकड़ तो ये हमने दे दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अशोक सिंगल वैद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज पहला शोध संस्थान शुरू किया गया, जिसमें वेद और भारतीय संस्कृति के ऊपर शोध किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस संस्थान शोध की शुरुआत की गई। दरअसल अभी इसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 में अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है और जल्द ही ये विश्वविद्यालय गुरुग्राम फारूक नगर रोड पर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषय और वेदों के ऊपर कोर्स कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ भारतीय संस्कृति और वेदों के ऊपर बड़े स्तर पर कोर्स कराए जाएंगे। यही नहीं, शोधकर्ता हमारी भारतीय संस्कृति और वेदों के बीच लोगों का समन्वय स्थापित करने के लिए भी काम करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच भारतीय संस्कृति की जानकारी जा सके। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है।
पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति और वेद साइंस से जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो भारतीय वेदों के ऊपर साइंस आधारित है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कंवरपाल जी गुर्जर पधारे। उन्हीं के साथ देश भर के परम विद्वान भी पधारे हुए थे। गुड़गांव का निकटवर्ती गांवों और नगरों के गणमान्य महानुभाव भी पधारे हुए थे। संघ के सभी शीर्षस्थ अधिकारी भी यहाँ विराजमान हैं। ये गर्व से मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ कि दुनिया का पहला विज्ञानों पर आधारित वेद विश्वविद्यालय के एक अंग एक भाग अशोक सिंघल वैदिक शोध न्यास का आज शुभारंभ हो चुका है। इस शोध केंद्र पर हम अनेक प्रकार के विषय जो शोध के अंतर्गत आते हैं उनको लेकर इस समाज को नई जागरूकता देंगे और अपनी प्राचीन परंपरा से प्राचीन जड़ों से स्वयं को जोड़ेंगे, विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। दूसरी बात जो आज के इनाग्रल सेशन में निकल कर बाहर आई, बहुत ही अच्छा प्रयास है और जो हमारी संस्कृति है और जो वेदों में जो विज्ञान छुपा हुआ है वो सामने आना चाहिए। कुछ बीच का दौर ऐसा आया कि उस प्रकार के उसके जानकार की कमी हुई और जो अंग्रेज़ी कल्चर था, अंग्रेज़ी शिक्षा थी, उसकी वजह से हमारा विश्वास कम है। लेकिन दुनिया उस पर विश्वास कर रही है और दुनिया उसी से लाभ उठा के आगे तरक्की भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ उस पर पूरी तरीके से खोज होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, मैं समझता हूँ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी और हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।